अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है लारावेल के अंदर कंट्रोलर्स एंड व्यूज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि मैंने आपको बताया था लारावेल एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है और ये एमवीसी के ऊपर काम करता है। ठीक है, और एमवीसी के बहुत ही ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है कंट्रोलर्स और एक होता है व्यूज। ठीक है, तो इन दोनों को हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोलर्स की। तो यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, इन द एमवीसी फ्रेमवर्क द लेटर सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर। ठीक है, इसका मतलब एमवीसी के अंदर जो सी का एक लेटर है वो किसको स्टैंड करता है? कंट्रोलर, मतलब वो कंट्रोलर कहलाता है। ठीक है, और अब कंट्रोलर होता क्या है यहाँ पे देखो, इट एक्ट्स एज अ डायरेक्टिंग ट्रैफिक बिटवीन व्यूज एंड मॉडल्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है भाई? देखो, जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था लारावेल का तो वहां पे मैंने आपको एमवीसी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और एमवीसी को जब मैंने समझाया था मैंने आपको ये बताया था कि एमवीसी के अंदर जो व्यू और मॉडल्स होते हैं, ठीक है, मतलब व्यूज के अंदर हमारे पास यूजर इंटरफेस होता है और मॉडल्स के अंदर ऐसी क्लासेस होती है जो डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं। ठीक है, मतलब समझ लो मॉडल्स के अंदर हमारा डेटा होता है। ठीक है, तो ये जो व्यूज और मॉडल्स हैं ये आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करते। ठीक है, मतलब व्यूज और मॉडल्स के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। इन दोनों का कम्युनिकेशन आपस में कौन करवा के देता है? कंट्रोलर्स करवा के देते हैं। ठीक है, मतलब व्यूज और मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स के पास डेटा है, व्यू उस डेटा को डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, लेकिन जो आपके व्यूज हैं वो डायरेक्टली मॉडल से डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, व्यूज और मॉडल के बीच में एक डायरेक्टिंग ट्रैफिक का काम करता है और वो कौन करता है? कंट्रोलर्स। ठीक है, मतलब व्यूज एंड मॉडल्स के बीच में कंट्रोलर्स होता है। ठीक है, व्यू को अगर कोई डेटा चाहिए तो वो कंट्रोलर को कहेगा। ठीक है, और कंट्रोलर डेटा लेगा मॉडल से और कंट्रोलर वापस डेटा व्यूज को दे देगा। ठीक है, मतलब व्यूज और मॉडल्स आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इनकी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है किसकी मदद से? कंट्रोलर्स की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ये जो कंट्रोलर्स हैं ये व्यूज और मॉडल के दरमियान किस चीज का काम करता है? डायरेक्टिंग ट्रैफिक का काम करता है कि डेटा व्यूज और मॉडल्स के दरमियान किस तरह से एक्सचेंज किया जाएगा, ये सब कंट्रोलर हैंडल करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, कंट्रोलर्स आर पीएचपी क्लासेस। ठीक है, कंट्रोलर्स कुछ भी नहीं है, सिंपल वो क्या है? पीएचपी की क्लासेस है। जिस तरह ASP.NET के अंदर क्लासेस होती हैं, C# के अंदर क्लासेस होती हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती हैं, जिसमें से PHP भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। तो ये जो आपका लारावेल फ्रेमवर्क है वो PHP क्लासेस को यूज करता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज करता है। और कंट्रोलर्स क्या होती हैं? बेसिकली आपके पास PHP की क्लासेस होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है? कंट्रोलर्स आर यूज्ड टू क्रिएट एप्लीकेशन लॉजिक। ठीक है, मतलब कंट्रोलर्स के अंदर हमारी सारी लॉजिक्स लिखी जाती हैं, मतलब हमारी एप्लीकेशन की जितनी भी लॉजिक्स लिखी जाती हैं वो कंट्रोलर्स के अंदर लिखी जाती हैं। ठीक है, अच्छा मजे की बात कि कंट्रोलर्स सिर्फ PHP की क्लासेस हैं, इनके अंदर मेथड्स होते हैं। ठीक है, मतलब कंट्रोलर्स का सारा काम उनके मेथड्स उनको करवा के देते हैं। मतलब जितनी भी मैं लॉजिक लिखता हूँ ना वो कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उनके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन की लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, मतलब समझ लो कंट्रोलर सिर्फ एक कंटेनर है, उसके अंदर जो एप्लीकेशन लॉजिक लिखते हैं वो हम कहाँ पे लिखते हैं? कंट्रोलर्स के अंदर जो मेथड्स होते हैं, जो एक्शन मेथड्स होते हैं, उसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन की लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, controllers contains one or more than one methods which can return different types of data। ठीक है, मैंने क्या बताया? कंट्रोलर्स एक कंटेनर है, उसका सारा काम उसके अंदर के मेथड्स करते हैं। ठीक है, एक्शन मेथड्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कंट्रोलर्स कंटेन्स वन और मोर देन वन मेथड्स। ठीक है, मतलब एक कंट्रोलर क्लास के अंदर एक या एक से ज्यादा मेथड्स भी आप बना सकते हो। ठीक है, और जितने भी मेथड्स हैं वो डिफरेंट टाइप का डेटा रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक मेथड है इंडेक्स का, वो इंडेक्स का व्यू रिटर्न कर रहा है। दूसरा मेथड है फॉर एग्जांपल डिटेल्स का, वो आपको जेसन में डेटा रिटर्न कर रहा है। और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप का डेटा रिटर्न करवाते हैं कौन? कंट्रोलर्स के अंदर जो मेथड्स होते हैं, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, वो डिफरेंट टाइप का डेटा रिटर्न करवा सकते हैं।
ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, कंट्रोलर सेपरेट्स द कंट्रोलर एप्लीकेशन लॉजिक फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लॉजिक। इसका मतलब कंट्रोलर्स आपकी लॉजिक को सेपरेट करता है। इसका मतलब जितनी भी लॉजिक्स हैं आपकी एप्लीकेशन की, वो आप कहाँ पे लिखते हो, कंट्रोलर्स के अंदर लिखते हो। और जितनी भी प्रेजेंटेशन लॉजिक है, ठीक है, मतलब जितना भी यूजर इंटरफेस का काम है, जितना भी HTML का काम है, वो आप कहाँ पे करते हो, व्यूज के अंदर करते हो। ठीक है, क्योंकि MVC का कॉन्सेप्ट यही है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। लॉजिक्स अलग जगह लिखी जाएंगी, HTML का काम अलग जगह पे किया जाएगा, और मॉडल्स जो कि आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं उनका काम सेपरेटली किया जाएगा। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो, कंट्रोलर्स कैन बी सीन एट ऐप HTTP कंट्रोलर्स। भाई देखो, जब मैंने आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके अंदर एक ऐप नाम की डायरेक्टरी होती है। ठीक है, और उसके अंदर HTTP नाम की डायरेक्टरी होती है, और उसके अंदर कंट्रोलर्स नाम की डायरेक्टरी होती है। और जितने भी कंट्रोलर्स आप बनाते हो, जितने भी कस्टम कंट्रोलर्स आप बनाओगे, वो सारे ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर मौजूद होंगे। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ठीक है, मैं अपने विजुअल स्टूडियो में आ गया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने राउटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो अगर राउटिंग का कॉन्सेप्ट किसी को नहीं है तो पहले आप राउटिंग की वीडियो देख लो, फिर आप इस लेक्चर के ऊपर आना, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं राउटिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करूंगा जो मैं राउटिंग के लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, कंट्रोलर्स कहाँ पे होते हैं। देखो, हमारा ये रूट डायरेक्टरी है फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर एक सब डायरेक्टरी है ऐप। आप इसको एक्सपेंड करो, इसके अंदर आपको एक और डायरेक्टरी नजर आएगी, सब डायरेक्टरी, जिसका नाम है HTTP। आप इसको एक्सपेंड करो, अब देखो इसके अंदर एक और सब डायरेक्टरी है जिसका क्या नाम है, कंट्रोलर्स। मतलब आपके जितने भी कंट्रोलर्स हैं वो सारे इसी सब डायरेक्टरी के अंदर बनेंगे। तो देखो, अगर मैं अभी कंट्रोलर्स को एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे देखो एक क्लास पहले से आ रही है जिसका क्या नाम है, कंट्रोलर। ठीक है, मतलब कंट्रोलर डॉट PHP ये एक क्लास है जो पहले से बाय डिफॉल्ट हमारे पास मौजूद है। और अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरा गौर से समझना। जब भी आप कोई कंट्रोलर बनाओगे, ठीक है, तो उस कंट्रोलर क्लास का पेरेंट कौन सी क्लास होगी, ये कंट्रोलर डॉट PHP। इसका मतलब आप जो कंट्रोलर बनाओगे वो चाइल्ड होगा, वो चाइल्ड क्लास होगी, और उसका पेरेंट कौन सी क्लास होगी, कंट्रोलर डॉट PHP। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, देखो ये कंट्रोलर क्या है, एक सिंपल क्लास है, और ये किस क्लास को इनहेरिट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, बेस कंट्रोलर। ठीक है, मतलब एक बेस कंट्रोलर क्लास है, मतलब आपके पास कंट्रोलर से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं वो इस बेस कंट्रोलर के पास है, और ये इनहेरिट होके कहाँ पे चली गई, कंट्रोलर के पास चली गई। और अब आप जितने भी कंट्रोलर्स बनाओगे वो सब इसको अपना पेरेंट बनाएंगे, मतलब इस कंट्रोलर क्लास को वो अपना पेरेंट बनाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी कंट्रोलर्स हम क्रिएट करेंगे उन सब का पेरेंट कौन सी क्लास होगी, ये कंट्रोलर क्लास। ठीक है, इसका मतलब जो हम कस्टम कंट्रोलर्स बनाएंगे वो भी कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर है, और उन कस्टम कंट्रोलर्स का जो भी पेरेंट होगा कंट्रोलर डॉट PHP वो भी आपको कंट्रोलर्स की डायरेक्टरी में ही मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है, कंट्रोलर्स कैन बी सीन एट ऐप HTTP कंट्रोलर, मतलब कंट्रोलर्स आपको इस लोकेशन के अंदर बनाने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, एवरी कंट्रोलर क्लास मस्ट एक्सटेंड्स इनहेरिट्स कंट्रोलर क्लास। ठीक है, मतलब आप जो भी कंट्रोलर क्लास बनाओगे उसको लाजमी इनहेरिट करवाना है एक कंट्रोलर क्लास के साथ। और ये जो कंट्रोलर क्लास है, ठीक है, ये जो पेरेंट कंट्रोलर क्लास है ये भी कहाँ पे मौजूद है, ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर। ठीक है, मतलब देखो अभी ये जो आपको कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर कंट्रोलर डॉट PHP नजर आ रहा है ना, ये पेरेंट क्लास है। ठीक है, मतलब अभी तक हमने अपना कोई भी कस्टम कंट्रोलर नहीं बनाया, ये जो आपको कंट्रोलर नजर आ रहा है ये पहले से इसके अंदर मौजूद था, और इसी को मैं पेरेंट कंट्रोलर कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब जब भी हम अपना कोई कस्टम कंट्रोलर बनाएंगे वो इस कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट करेगा। तो मतलब पेरेंट क्लास ये भी कंट्रोलर्स के अंदर है, और जो हम अपनी चाइल्ड कस्टम क्लासेस बनाएंगे कंट्रोलर्स की वो भी इसी कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर होंगी। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब यहाँ पे देखो, कंट्रोलर्स मूव रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सिव फ्रॉम द
रूट फाइल्स टू देयर ओन सेपरेट फाइल्स एंड फंक्शंस, ठीक है। मतलब आपके पास ये जो कंट्रोलर्स होते हैं ये रूट्स की मदद से, मतलब जो भी आपने रूट्स डिफाइन किए होते हैं उनकी मदद से ही कॉल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, और जब मैंने आपको एमवीसी पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपने यूआरएल पे, मतलब अपने एड्रेस बार पे ब्राउजर की जब भी कोई यूआरएल लिखते हो तो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, कंट्रोलर के पास जाती है, ठीक है। और कौन से कंट्रोलर के पास जाती है ये आपको वो रूट बताएगा जो आपने रूट फाइल के अंदर लिखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेज वेब एप्लीकेशन, मतलब ये जो कंट्रोलर्स होते हैं ये आपकी वेब एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो अपने ब्राउजर के ऊपर, जो भी यूआरएल लिखते हो तो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, कंट्रोलर के पास जाती है, ठीक है। तो अगर कंट्रोलर ही नहीं होगा तो आपको डेटा कैसे मिलेगा, व्यू कैसे मिलेगा, तो इसलिए कंट्रोलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, इजी टू इम्प्लीमेंट, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, मतलब क्रड ऑपरेशंस, मतलब कंट्रोलर्स को यूज करके हम इजीली क्रड ऑपरेशंस भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लारावेल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। देखो हमारे पास एक कंट्रोलर यूज होता है रिसोर्स कंट्रोलर, इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। उसको यूज करके क्या होता है कि ये जो क्रड ऑपरेशंस है ना, ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रीड, ये सारे काम हम बहुत ही आसानी से उस रिसोर्स कंट्रोलर की मदद से कर सकते हैं, तो उसको भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कैन बी इनिशिएटेड यूजिंग सिंगल एक्शन कंट्रोलर्स और रिसोर्स कंट्रोलर्स, ठीक है। मतलब हमारे पास सिंगल एक्शन कंट्रोलर्स भी होते हैं, मतलब ऐसे कंट्रोलर जिनका सिर्फ एक ही काम हो, ठीक है, एक ही एक्शन मेथड हो, एक ही उसके अंदर मेथड हो। फिर रिसोर्स कंट्रोलर्स होते हैं, रिसोर्स कंट्रोलर कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम क्रिएट, मतलब इंसर्ट, रीड, अपडेट, डिलीट के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, तो इसको भी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो कंट्रोलर्स का मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि हमारे पास एक व्यू होता है, ठीक है, और मॉडल होते हैं। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। इन दोनों की कम्युनिकेशन कौन करवाता है, आपके पास कंट्रोलर। इसका मतलब अगर व्यू को मॉडल से डेटा चाहिए तो व्यू किसको कहेगा, कंट्रोलर को कहेगा, और कंट्रोलर मॉडल से डेटा लेके किसको पास कर देगा, व्यू को पास कर देगा, ठीक है। इसका मतलब व्यू और मॉडल की कम्युनिकेशन कौन करवाता है, कंट्रोलर, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर राउटिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपने अपने ब्राउजर के अंदर यूआरएल लिखा कि भाई मुझे इंडेक्स का पेज चाहिए, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाएगी, कंट्रोलर के पास जाएगी, ठीक है। कंट्रोलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सबसे पहले कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंडेक्स मांगा है तो वो इंडेक्स के मेथड को कॉल करेगा, और इंडेक्स का मेथड इंडेक्स का व्यू रिटर्न करवा देगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है व्यू ही रिटर्न करवाए, ठीक है, कोई भी डेटा, जेसन डेटा हो सकता है और डिफरेंट टाइप का डेटा भी वो रिट्रीव करवा सकता है। सेम इसी तरह अगर मैं अपने यूआरएल पे अबाउट का पेज मांगता हूं तब भी रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के पास, और फिर वो कंट्रोलर के अंदर देखेगा अबाउट का मेथड है, और अबाउट का मेथड क्या करेगा, एक व्यू को कॉल करवा देगा, ठीक है। तो कंट्रोलर जो है वो राउटिंग के अंदर भी इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको राउटिंग समझाया था तो मैंने राउटिंग को कंट्रोलर के साथ इंप्लीमेंट करके नहीं दिखाया था, और मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल तरीका यही होता है एमवीसी को यूज करके कि राउटिंग को आप कंट्रोलर के साथ इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो अब आ जाओ कमांड फॉर क्रिएटिंग कंट्रोलर, ठीक है। मतलब कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए आपके पास एक कमांड है जो कि आप अपने CLI के अंदर अपने विजुअल स्टूडियो कोड के टर्मिनल के अंदर टाइप करोगे, और वो कमांड क्या है, यहाँ पे देखो। सबसे पहले आप लिखोगे PHP और फिर आर्टिसन। आर्टिसन मैंने आपको बताया था जब भी आप लारावेल इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ आपको एक CLI मिलता है, कमांड लाइन इंटरफेस मिलता है, जिसका क्या नाम होता है, आर्टिसन, जो कि हम क्यों यूज करते हैं उस CLI को, ठीक है। आर्टिसन के साथ बहुत सारी कमांड्स हैं, और आर्टिसन CLI को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोलर्स क्रिएट कर सकते हैं, व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम है। तो यहाँ पे अभी मैं ये आर्टिसन क्यों यूज कर रहा हूँ, कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो देखो कमांड क्या है, PHP, उसके बाद आर्टिसन, फिर मेक, कंट्रोलर बना रहा हूँ ना, तो फिर मेक का कीवर्ड और फिर कोलन, कोलन के बाद कंट्रोलर और फिर मेरे कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर का नाम कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊं तो देखो PHP आर्टिसन फिर मेक कोलन कंट्रोलर, और उसके बाद मैं अपने कंट्रोलर का क्या नाम रख रहा हूँ, होम कंट्रोलर, ठीक है। और एक बात याद रखना
ये जो मैंने होम कंट्रोलर रखा है ना, इसमें ये जो होम है, ये इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो भी आप नाम रखोगे उसके एंड में आपने कंट्रोलर लाजमी लगाना है, ठीक है। मतलब ये जो होम है इसकी जगह आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन एंड में सफिक्स में आपने एक कंट्रोलर लाजमी लगाना है। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ आदिल कंट्रोलर, ठीक है, या अबाउट कंट्रोलर, ठीक है, या डैशबोर्ड कंट्रोलर, कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो अब ये कमांड यूज करके मैं अपना कंट्रोलर बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और मैंने आपको क्या बताया कि जो भी हमारे पास कंट्रोलर बनेंगे वो कहाँ पे बनेंगे, ऐप के फोल्डर के अंदर, HTTP के फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स का फोल्डर है, इसके अंदर आपके सारे कस्टम कंट्रोलर्स भी होते हैं, बनते हैं, और जो पेरेंट कंट्रोलर है वो भी इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो देखो ये जो पेरेंट कंट्रोलर ओपन हुआ है इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब मुझे कमांड टाइप करनी है। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी आप कमांड टाइप करोगे तो उससे पहले आपने क्या करना है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप कमांड टाइप करना चाह रहे हो उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और ओपन इन टर्मिनल। तो जैसे ही ओपन इन टर्मिनल करोगे तो आप देखो अब ये बता रहा है कि आप फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर कमांड टाइप करोगे, और ये कहाँ मौजूद है, www के फोल्डर के अंदर, और www फोल्डर कहाँ मौजूद है, WAM64 के अंदर, और WAM60 का फोल्डर C ड्राइव के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो जब ये आ जाए आपके पास तब आप कमांड टाइप करोगे। अब कमांड क्या है, PHP, उसके बाद आर्टिसन, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। PHP आर्टिसन, फिर मेक का कीवर्ड है, फिर कोलन है, और फिर कंट्रोलर, ठीक है। और इसके बाद मैं स्पेस देके अपने कंट्रोलर का नाम लिखता हूँ होम, और उसके बाद मैंने आपको बताया था ये मेरे कंट्रोलर का नाम हो गया, और उसके बाद कंट्रोलर का सफिक्स आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ होम कंट्रोलर, मतलब मैं ये कंट्रोलर बना रहा हूँ, और ये होम कंट्रोलर बनेगा कहाँ पे, ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर। तो अभी नोटिस करो कंट्रोलर्स के अंदर अभी सिर्फ एक ही फाइल है, कौन सी, controller.php, लेकिन जब मैं इस कमांड को एंटर करूंगा तो कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर एक होम controller.php की फाइल भी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ, तो देखो जैसे मैंने एंटर किया आपके पास मैसेज क्या आ रहा है, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, कंट्रोलर्स के फोल्डर में यहाँ पे देखो सेकंड फाइल आ गई, होम कंट्रोलर। और अगर मैं इसको क्लिक करके इसके ऊपर ओपन करूं, मैंने क्या बताया था, ये होम कंट्रोलर चाइल्ड क्लास है, और ये कौन सी क्लास को एक्सटेंड करेगी, ये जो पहली क्लास है ये पेरेंट क्लास है किसकी, होम कंट्रोलर की। तो अगर आप यहाँ पे देखो होम कंट्रोलर के नाम से क्लास बन गई, और ये एक्सटेंड किसको कर रही है, इसी कंट्रोलर क्लास को, ठीक है, सही है। और ये जो कंट्रोलर क्लास है ये किसको इनहेरिट कर रही थी, बेस कंट्रोलर को, और बेसिकली बेस कंट्रोलर के पास ही सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं कंट्रोलर की, ठीक है। तो एक ये बात याद रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपने होम कंट्रोलर को, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आके एक मेथड बनाता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया था, कंट्रोलर एक क्लास होती है, ठीक है, और इसका सारा काम कौन करके देता है, इसके अंदर के मेथड्स करके देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, तो मेथड से पहले पब्लिक लगाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम एक कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन का, और मैं अपने मेथड का नाम यहाँ पे रखूंगा इंडेक्स, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि जब भी ये मेथड कॉल होगा, ठीक है, तो रिटर्न क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो, मैं यहाँ पे कह देता हूँ वेलकम टू होम कंट्रोलर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैसेज रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, वेलकम टू होम कंट्रोलर। इसका मतलब कि जब भी मैं इस कंट्रोलर को कॉल करूंगा और इस एक्शन मेथड को कॉल करूंगा तो मुझे क्या रिट्रीव हो जाएगा, ये मैसेज, स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब इस ये जो आपके पास मेथड है ये कॉल कैसे होगा, इसके लिए मुझे रूट डिफाइन करना होगा, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और रूट्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि रूट्स के फोल्डर में जाओगे डायरेक्टरी में, और यहाँ पे ये web.php, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, और ये कुछ रूट्स मैंने लास्ट क्लास के अंदर बनवाए थे, ठीक है। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप लास्ट लेक्चर देख लो राउटिंग का, उसके अंदर मैंने ये कुछ रूट्स बनवाए थे। अब मैं यहाँ पे एक रूट बनाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ रूट, और इसके अंदर मैं मेथड यूज करूंगा HTTP वर्ब यूज करूंगा गेट। और मैं कहता हूँ कि अगर पहले आर्ग्यूमेंट में हम क्या पास करते हैं, URI पास करते हैं, और मैं कहता हूँ कि अगर URL पे कोई टाइप करता है इंडेक्स, ठीक है, तो उसको कहाँ पे लेके जाओ, तो सेकंड आर्ग्यूमेंट में मैं कहता हूँ, सेकंड आर्ग्यूमेंट में मैं यहाँ पे कहता हूँ सिंगल कोट ओपन करते हैं, और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ होम कंट्रोलर, मतलब अगर URL पे
इंडेक्स टाइप होता है, ठीक है, तो होम कंट्रोलर के अंदर एक इंडेक्स का मेथड है, उसको कॉल करो, ठीक है। और कंट्रोलर और मेथड को सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे बीच में क्या यूज किया है, @ मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर यूआरएल पे इंडेक्स टाइप होता है तो होम कंट्रोलर का कौन सा मेथड चल जाए, इंडेक्स मेथड चल जाए। और जब इंडेक्स मेथड चलेगा, ठीक है, तो इंडेक्स मेथड आपको क्या मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, वेलकम टू होम कंट्रोलर, ठीक है। मतलब आपको कोई व्यू डिस्प्ले नहीं करवाएगा बल्कि एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा और उस मैसेज में क्या शो होगा, वेलकम टू होम कंट्रोलर, ठीक है। तो देखो अगर आपने ये रूट डिफाइन नहीं किया होता, अगर आपने ये रूट डिफाइन नहीं किया होता तो हमारी लारावेल एप्लीकेशन कभी भी इस इंडेक्स मेथड को कॉल ना कर पाती, ठीक है। यही वजह है कि रूट्स क्या करते हैं, रूट्स हमें हमारी एप्लीकेशन का रास्ता बताते हैं, ठीक है, कि भाई अगर यूआरएल पे ये टाइप हुआ है तो इस रूट के ऊपर जाना है, इस रास्ते के ऊपर जाना है। देखो ये सेम उसी तरह है कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया का टूर करना है, तो मेरे पास एक रूट तो होना चाहिए ना, कि पहले मैं अमेरिका जाऊंगा, फिर मैं इंडिया जाऊंगा, फिर मैं बांग्लादेश जाऊंगा, फिर मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, तो इसका एक रूट होना चाहिए। तो समझ लो लारावेल के अंदर वो रूट कौन प्रोवाइड करते हैं, ये रूट्स। और ये रूट्स कहाँ पे डिक्लेयर होते हैं, आपकी वेबसाइट के web.php में। और web.php की फाइल कहाँ पे होती है, रूट्स की डायरेक्टरी के अंदर होती है, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अब मैं ये सारा डेटा सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, अगर आपको चेक करना है, मतलब अगर आपको ये पता करना है कि ये जो फाइल है कौन सी फाइल है, होम कंट्रोलर, अगर आपको ये चेक करना है कि ये वाली फाइल सेव है या नहीं, तो आप चेक कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपने ओपन एडिटर्स, इसको एक्सपेंड करना है। और देखो अभी मैं होम कंट्रोलर के ऊपर हूं ना, देखो अगर मैं इसके अंदर कुछ टाइप करता हूं तो देखो ये जो हमारे पास होम कंट्रोलर, इसके लेफ्ट साइड में देखो एक व्हाइट कलर का सर्किल नजर आ रहा होगा, ठीक है, व्हाइट कलर का सर्किल नजर आ रहा है, इसका मतलब ये फाइल सेव नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस फाइल को सेव कर दूं कंट्रोल एस करके, तो देखो जैसे ही कंट्रोल एस करूंगा ये व्हाइट सर्किल चला जाएगा, देखना कंट्रोल एस किया तो देखो व्हाइट सर्किल चला गया, इसका मतलब आपकी ये फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि फाइल सेव है या नहीं है, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इस इंडेक्स एक्शन मेथड को कॉल करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके अब मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट के बाद क्या टाइप करता हूँ, इंडेक्स टाइप करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखो जूम करता हूँ, देखो क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, वेलकम टू होम कंट्रोलर। और ये वेलकम टू होम कंट्रोलर कहाँ पे आ रहा है, होम कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स का एक्शन मेथड था वो आपको ये मैसेज प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। अच्छा लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अब मुझे मैसेज डिस्प्ले ना हो बल्कि मुझे एक व्यू डिस्प्ले हो, ठीक है। तो मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, मतलब ये वाली जो लाइन थी इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ मुझे आपने एक व्यू रिटर्न करना है, ठीक है। और वो व्यू कौन सा होगा, देखो व्यू रिटर्न करवाने के लिए पहले रिटर्न का कीवर्ड, फिर व्यू का एक मेथड है, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक व्यू कॉल करवाना है, ठीक है, मतलब ये जो इंडेक्स सेक्शन मेथड है ये एक व्यू रिटर्न करेगा, लेकिन व्यू तो अभी तक मैंने कोई बनाया ही नहीं है, ठीक है। और आपको याद होगा जब मैंने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि व्यूज कहाँ पे बनते हैं, रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर, ठीक है। देखो अगर मैं ये HTTP को बंद करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐप को भी मैं बंद करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको एक रिसोर्सेज का फोल्डर नजर आ रहा होगा डायरेक्टली, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो देखो रिसोर्सेज के अंदर एक फोल्डर होता है व्यूज का, इसके अंदर सारे व्यूज आपके पास बनते हैं। तो देखो अगर मैं व्यूज को एक्सपेंड करूँ तो देखो इसके अंदर पहले से एक व्यू मौजूद है, और ये व्यू कौन सा मौजूद है, वही वेलकम वाला, ठीक है। मतलब देखो अगर मैं यहाँ से इंडेक्स हटाऊं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं डायरेक्ट इसको एंटर करूं तो देखो ये लारावेल वाला ये जो आपको व्यू नजर आ रहा है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपके पास वो वेलकम वाला व्यू है जिसके अंदर हमने एक बटन भी बनाया था जब हमने राउटिंग का लेक्चर कवर किया था, ठीक है, सही है। तो अब मैं इस व्यूज के अंदर एक अपना व्यू बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया, सारे व्यूज आप व्यूज के फोल्डर के अंदर बनाओगे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, व्यूज के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और एक इसके अंदर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और उस फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ होम, ठीक है, सही है। इस फोल्डर का नाम मैंने होम क्यों रखा, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया कि होम कंट्रोलर के अंदर सिर्फ एक एक्शन मेथड तो नहीं होगा ना,
ठीक है, इंडेक्स तो नहीं होगा ना, इंडेक्स भी होगा, अबाउट अस भी होगा, कॉन्टेक्ट अस भी होगा, और वो सारे व्यूज रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो मैंने व्यूज के फोल्डर के अंदर एक होम का फोल्डर बनाया, और इस होम के फोल्डर के अंदर अब मैं एक इंडेक्स का व्यू बनाऊंगा। तो मैं होम के ऊपर राइट क्लिक करता हूं, और अब मैं न्यू फाइल के ऊपर जाता हूं, और अब मैं एक अपनी व्यू की फाइल बनाऊंगा। तो मैं अपनी व्यू की फाइल का नाम कहता हूं इंडेक्स। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप व्यू बनाओगे तो उसके एंड में ये दो चीजें लाजमी लिखनी है एज अ एक्सटेंशन। कौन कौन सी? डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, अगर आपने ये एक्सटेंशन नहीं लगाई तो आपका कभी भी व्यू सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होगा। तो इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो देखो होम के अंदर, मतलब होम कंट्रोलर के जितने भी व्यूज होंगे वो मैं होम के फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। तो देखो ये इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी आ गया, और यहाँ पे अब मैं एक h1 का टैग ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस इज माई इंडेक्स पेज। ठीक है, और इसी के नीचे एक मैं h2 का टैग और ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, हे दिस इज इंडेक्स। ठीक है, सही है, और अब मैं इसको सेव करता हूँ। और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो होम कंट्रोलर है ना, उसका ये जो इंडेक्स एक्शन मेथड है, ये कौन से व्यू को कॉल करेगा? ये जो मैंने व्यू अभी बनाया है, कौन सा व्यू? इंडेक्स व्यू। ठीक है, और ये व्यू कहाँ पे मौजूद है? होम के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे पाथ इसका किस तरह से दूंगा। देखो मैं अपने व्यू के अंदर सिंगल कोटेशन ओपन करता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ होम, और होम के फोल्डर के अंदर एक व्यू है जिसका क्या नाम है? इंडेक्स। ठीक है, अब देखो इंडेक्स के आगे डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम व्यू का मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो उसको पता है कि भाई ये जो आप इंडेक्स कॉल करवा रहे हो ये व्यू ही है। ठीक है, तभी आपको ब्लेड डॉट पीएचपी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, और देखो अब जब भी मैं अपने यूआरएल में इंडेक्स टाइप करूंगा तो रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के इंडेक्स के पास, और अब वो क्या करेगा? अब वो एक व्यू, कौन सा व्यू? ये इंडेक्स वाला व्यू आपको डिस्प्ले करवाएगा जो होम के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आके कंट्रोल एस कर लेते हैं, और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, और अब मैं अपने यूआरएल पे लिखता हूँ इंडेक्स फॉरवर्ड स्लैश और फिर इंडेक्स, एंटर करते हैं। तो अब देखो नजर आ रहा है आपको, ये इंडेक्स नजर आ रहा है। ठीक है, जो यूआरएल पे लिखा है, और उसके अगेंस्ट में जो व्यू मैंने मैप करवाया था, डिस्प्ले करवाया था, वो कौन सा है? ये वाला। ठीक है, सेम इसी तरह मैंने आपको क्या बताया था कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही मेथड इसके अंदर रखो, आप वन और मोर मेथड्स भी एक कंट्रोलर क्लास के अंदर बना सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे दो और मेथड्स बना लेता हूँ। ठीक है, एक मेरे पास इंडेक्स हो गया। ठीक है, दूसरा मैं बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल अबाउट अस के लिए। तो मैं एक पेज बना लेता हूँ यहाँ पे, मेथड इसका नाम कहता हूँ अबाउट, और अभी मैं एक व्यू बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा अबाउट। ठीक है, और फिर नीचे जाते हैं, तीसरा मेथड इसका नाम मैं कह देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ये कौन सा व्यू रिटर्न करवाएगा? होम के अंदर एक कॉन्टैक्ट का व्यू होगा, इसको रिटर्न करवाएगा। ठीक है, तो आप देखो अब ये कॉन्टैक्ट और अबाउट के व्यूज मुझे बनाने हैं। ठीक है, कहाँ पे बनाने हैं? देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, होम के फोल्डर के अंदर पहले इंडेक्स है ना, तो अब इसी तरह मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे जाता हूँ, और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, एंटर करते हैं, इसका व्यू आ गया। ठीक है, और अब यहाँ पे सेम इसी तरह मैं एक और, ये जो होम है, होम को सिलेक्ट करो पहले। ठीक है, और फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करो और एक न्यू फाइल। ठीक है, और अब मैं इस फाइल का नाम रखूंगा कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, एंटर करते हैं। तो देखो अब व्यूज के अंदर, होम के फोल्डर के अंदर ये तीन आपके पास व्यूज आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं इंडेक्स के अंदर ये जो डेटा है इसको कॉपी करता हूँ, अबाउट में लेके जाता हूँ, और यहाँ पे जस्ट मैं कह देता हूँ, एक चेंजिंग कर देता हूँ, दिस इज माई अबाउट अस पेज, और यहाँ पे भी आके मैं कह देता हूँ हे दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और अब कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे भी वो दो लाइन पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ दिस इज माई कॉन्टैक्ट अस पेज, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ हे दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, और अब देखो अभी अगर मैं आपको अपनी web डॉट php वाली फाइल दिखाऊं जहां पे मैंने रूट्स बनाए, तो देखो अभी सिर्फ मैंने इंडेक्स मेथड के लिए रूट बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे अबाउट के लिए भी बनाना है, और अब मुझे
कॉन्टैक्ट के लिए भी बनाना है, तो मैं कहता हूं कि अगर यूआरएल पे अबाउट टाइप होता है, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं किसी लिंक के ऊपर क्लिक करूं या नेविगेशन बार में किसी बटन के ऊपर क्लिक करूं तो अबाउट का यूआरएल आ जाए और वो कहां चला जाएगा, होम कंट्रोलर के अबाउट अस के मेथड के पास चला जाएगा। फिर सेम इसी तरह तीसरा मैंने बनाया है कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसका सी कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। और ठीक है, अच्छा देखो केस सेंसिटिव है तो कैपिटल और स्मॉल केस का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो देखो ये मैंने रूट्स बना लिए, सबके लिए अलग अलग रूट्स बना लिए, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे जाके, ठीक है, मैंने सेव कर लिया इसको सब, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो अभी इंडेक्स है, एंटर करते हैं तो देखो इंडेक्स का पेज सक्सेसफुल आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अबाउट लिखता हूँ, अबाउट लिखूंगा, एंटर करूंगा तो देखो अबाउट अस का पेज आ रहा है। सेम इसी तरह अगर मैं यूआरएल में कॉन्टैक्ट लिखूं और अब एंटर करूं तो देखो कॉन्टैक्ट अस का पेज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हो, मतलब मल्टीपल मेथड्स बना सकते हो एक कंट्रोलर के अंदर, और उसको आप रूट्स के जरिए इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। रूट्स देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे देखो मैं ये जो मेरा होम कंट्रोलर है जो मैंने अभी बनाया, इसके अंदर मैं एक और मेथड बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन वो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा, देखो मैं ये कॉन्टैक्ट वाला कॉपी पेस्ट करता हूँ और अब इस मेथड का नाम मैं कहता हूँ शो नेम, ठीक है। मैं इस मेथड का नाम कहता हूँ शो नेम, और अब ये कोई व्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस मेथड के लिए एक रूट बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी web.php वाली फाइल में आता हूँ, ठीक है। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, और अब मैं कह रहा हूँ कि अगर यूआरएल पे कोई टाइप करता है शो नेम, ठीक है, तो उसके बाद उसको कोई वैल्यू पास करनी है, कोई नेम पास करना है, और वो नेम कौन से वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, इस नेम के वेरिएबल में स्टोर होगा। मतलब अब जब भी वो यूआरएल में लिखेगा शो नेम, ठीक है, तो उसको उसके बाद उसको एक नेम टाइप करना पड़ेगा, चाहे मैं आदिल टाइप करूं, अली टाइप करूं, उसामा टाइप करूं, तो वो नेम कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर हमारी रिक्वेस्ट कहां चली जाएगी, होम कंट्रोलर के अंदर ये जो मैंने अभी एक्शन मेथड बनाया है जिसका क्या नाम है शो नेम, इसके पास चली जाएगी, ठीक है। मतलब अब मैं एक वैल्यू भी भेज रहा हूं किसके पास, इस शो नेम के मेथड के पास, और इसके वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा है, नेम, ठीक है। तो अब अगर मैं होम कंट्रोलर में आऊं, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कहां आएगी, शो नेम के पास, और वो जो यूआरएल पे मैंने पैरामीटर पास किया है, वेरिएबल पास किया है, वो मैं इस वेरिएबल के अंदर गेट कर लेता हूं, ठीक है। मतलब शो नेम के अंदर मैंने एक पैरामीटर बना लिया नेम, उसी नाम से, ठीक है। तो वो कहां पे आके स्टोर हो जाएगा, नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब देखो मैं जब भी शो नेम यूआरएल में लिखूंगा उसके बाद मैं कोई भी नाम टाइप करूंगा, इसके अंदर मैंने टाइप किया आदिल, ठीक है, तो वो आदिल कहां चला गया, शो नेम के पास, ठीक है। इसका मतलब आदिल कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अब यहाँ पे आके मैं एक स्ट्रिंग उसको रिटर्न करवाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ योर नेम इज, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे वो जो नेम का वेरिएबल है जो पैरामीटर में पास किया है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है। तो मतलब अब जो भी यूआरएल में मैं नाम टाइप करूंगा, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको सेव करूं, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे कॉन्टैक्ट का पेज एक्सेस नहीं करना, मैं कहता हूँ शो नेम, ठीक है। और उसके बाद अब मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम टाइप करता हूँ, मैं आदिल लिखता हूँ, तो आदिल कहाँ पे जाएगा, आदिल जाएगा हमारे पास इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मैंने नेम लिखा है इसके अंदर जाएगा, और यहाँ से शो नेम के पास हो जाएगा, और फिर वो यहाँ पे इस पैरामीटर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, और शो नेम का फंक्शन ये लाइन प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके एंटर करूँ, आदिल लिख के एंटर करता हूँ, तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, योर नेम इज आदिल, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं चेंज करूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसामा, ठीक है, एंटर करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, योर नेम इज उसामा। सेम इसी तरह जरूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे ये शो नेम हो, ठीक है, यहाँ पे ये शो आईडी भी हो सकता है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल गेट आईडी, ठीक है, गेट आईडी, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ आईडी, ठीक है।
और यहाँ पे मैं कह देता हूँ योर आईडी इज, जो भी इस आईडी के वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम अपडेट करते हैं ना, ठीक है, जब भी हम करंट एप्लीकेशन के अंदर डेटा अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं तो आईडी उसकी गेट करते हैं, तो आईडी इस तरह से गेट करेंगे यूआरएल के थ्रू, ठीक है। तो अब इसके लिए भी मैं क्या बना लेता हूँ, एक रूट बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं रूट बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर यूआरएल पे, ठीक है, गेट आईडी पास होता है, ठीक है, तो वो जो भी आईडी पास करेगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा, हम अपने मेथड का नाम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने अपने मेथड का नाम लिखा है गेट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ गेट और आईडी कैपिटल में, ठीक है। तो वो जो भी आईडी है वो गेट आईडी के पास जाएगा, ठीक है, और गेट आईडी के अंदर वो इस आईडी के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और उस आईडी को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे आके अब मैं एक्शन मेथड कॉल करवाऊंगा गेट आईडी और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं पास करता हूँ 2। तो जैसे यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो देखो अब क्या डिस्प्ले करवा रहा है, योर आईडी इज 2। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके 5 पास कर दूं, एंटर करता हूँ तो देखो क्या बता रहा है, योर आईडी इज 5। तो अगर 5 आईडी आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं अपडेट करवाने की या डिलीट करवाने की लॉजिक लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम कंट्रोलर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इसका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंट्रोलर बनाते हो। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो कंट्रोलर्स और व्यूज की बात कर रहे हैं, तो एंड में क्या रह गया आपके पास, व्यूज। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, एमवीसी का सबसे आसान कॉन्सेप्ट है व्यूज, ठीक है। तो देखो व्यूज क्या होते हैं, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस ऑफ द वेबसाइट। इसका मतलब आपको आपकी वेबसाइट का जो भी यूजर इंटरफेस बनाना है, जो भी HTML CSS के थ्रू काम करना है, वो आप अपने व्यूज में करते हो, ठीक है। फिर सेम इसी तरह प्रोवाइड्स द मॉड्यूलैरिटी रिक्वायर्ड फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब व्यूज भी आपको मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करती है, सेपरेशन प्रोवाइड करती है। किस तरह, क्योंकि जो HTML CSS और यूजर इंटरफेस बनाने का जितना भी कोड है वो सिर्फ आप व्यूज में लिखते हो, ठीक है, और जितनी भी लॉजिक्स है वो कहाँ पे लिखते हो, कंट्रोलर में लिखते हो, ठीक है। तो ये भी आपको मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करता है, सेपरेशन प्रोवाइड करता है। मॉड्यूलैरिटी मतलब अलग अलग, सेपरेट। फिर देखो थर्ड पॉइंट, फिर मैंने अभी आपको बताया जितने भी आप व्यूज बनाते हो वो कहाँ पे बनाते हो, रिसोर्सेज की एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर व्यूज की एक सब डायरेक्टरी होती है, और जितने भी आप व्यूज बनाओगे वो इसी के अंदर होते हैं। कौन सी डायरेक्टरी में, व्यूज की डायरेक्टरी में। फिर यहाँ पे देखो द डिफॉल्ट व्यू फॉर लारावेल फ्रेमवर्क इज welcome.blade.php, ठीक है। मतलब जब भी आप लारावेल फ्रेमवर्क को यूज करके कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर एक डिफॉल्ट व्यू आपको पहले से मिलता है और उसका क्या नाम होता है, welcome.blade.php। ये वही व्यू है जिसके टॉप पे टाइटल में लारावेल लिखा होता है और नीचे कुछ लिंक्स होती हैं, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर लास्ट पॉइंट, सेपरेट्स द कंट्रोलर एप्लीकेशन लॉजिक फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लॉजिक। वही बात कि व्यूज के अंदर आप प्रेजेंटेशन लॉजिक लिखते हो, मतलब यूजर इंटरफेस का काम करते हो, और अगर एप्लीकेशन लॉजिक की बात करो तो वो आप किस में लिखते हो, कंट्रोलर में लिखते हो, ठीक है। तो इसी तरह से सेपरेशन होती है प्रेजेंटेशन लॉजिक की और एप्लीकेशन लॉजिक की, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आज कॉन्सेप्ट था कंट्रोलर्स एंड व्यूज इन लारावेल। क्लियर है यहाँ तक?